नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल वी एड्यू करियर में। और ये जो वी एड्यू करियर चैनल है ये ख़ास तौर पर आपकी शिक्षा के लिए ही बनाया गया है। आपसे करियर के रिलेटेड जो आपकी जानकारियाँ होती हैं उनके बारे में सुविधाएं या सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए ही ये चैनल मैंने बनाया है। और पिछली क्लास में हमने जैसा देखा था कि देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करने के लिए जो अंग्रेजी हुकूमत है उसने जिस तरह की नीतियों को लागू किया उनमें एक था मैकाले, गवर्नर जनरल मैकाले। इन्होंने क्या किया कि 1835 में इन्होंने एक डिस्पैच जारी किया, एक नीति पत्र जारी किया खुद का, जिसमें इन्होंने ये कहा कि प्राच्यवादी जो तकनीक है उस प्राच्यवादी तकनीक के आधार पर शिक्षा देना बंद किया जाएगा। और प्राच्यवादी कौन? जो भारतीय संस्कृतियों के विषय में जो ज़्यादातर जानकारी रखते हैं ऐसे लोगों को प्राच्यवादी कहा गया। तो उन्होंने ये कहा कि इंग्लिश में शिक्षा देना शुरू किया जाएगा और प्राच्यवादी तकनीक पर शिक्षा देना बंद किया जाएगा। फिर एक व्यक्ति आया वुड, चार्ल्स वुड जिसका नाम था। तो चार्ल्स वुड ने क्या किया? चार्ल्स वुड ने 1854 में, कब? 1854 में एक डिस्पैच जारी किया, एक घोषणा पत्र जारी किया जिसको वुड डिस्पैच कहा जाता है। और वुड डिस्पैच का भी मतलब यही था कि उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि वुड डिस्पैच में क्या कहा कि मैकाले के द्वारा जो कही गई बातें थी उन्हीं बातों को उन्होंने फिर से दोहराया और ये साफ तौर पर कह दिया कि आने वाली जो शिक्षा पद्धति है या हम जो शिक्षा पद्धति लागू करेंगे उसमें स्थानीय पाठशालाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, यानी मदरसे नहीं होंगे। और जो हिंदू विश्वविद्यालय या हिंदू विद्यालय वगैरह हैं उनके लिए भी कोई स्थान नहीं रखा जाएगा। तो फिर होगा क्या? ये व्यवसाय आधारित शिक्षा प्रदान करने पर जोर दे रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो उसको व्यवसाय के लिए भटकना ना पड़े, व्यवसाय के लिए इधर उधर ना होना पड़े। और ख़ास तौर से इनका जो मकसद था वो क्या था? अंग्रेजी हुकूमत के लिए ऐसे नौकर तैयार करना जो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करेंगे और बाद में इनके ऑफिसों में मजदूरी करेंगे या बाबुओं के आधार पर काम करेंगे, बाबुओं के पद पर काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो मैकाले के द्वारा जारी की गई शिक्षा पद्धति और वुड डिस्पैच में कही गई बात के आधार पर जो तय किया गया वो क्या कि व्यवसाय आधारित शिक्षा होनी चाहिए, ताकि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करके लोग अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी करें या अंग्रेजी हुकूमत को अच्छा समझते हुए अंग्रेज़ों की गुलामी करें। तो ये था पिछले क्लास के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया था। अब बात करते हैं आगे की, लेकिन उससे पहले आज की क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि मेरी जो मेहनत है वो काम आ सके। ठीक है, तो आज का जो हमारा बिंदु है, हम जो आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं वो है स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। यानी जब उन्होंने इस तकनीक से शिक्षा देना शुरू किया, इस पद्धति से शिक्षा देना शुरू किया, तो जैसा कि भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा या हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि जो हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू कॉलेज वगैरह हैं वो भी बंद हो जाएंगे या जो मदरसे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में इनकी जगह पर जो नई तकनीक आई है या नई पद्धति आई है उसके आधार पर जो स्थानीय पाठशालाएं हैं जिनको हमने हिंदू और मदरसों के रूप में देखा उनका क्या हुआ होगा। तो क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल कैसे जाते थे या जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ होगा? विलियम एडम की रिपोर्ट, यानी जब ये चीज़ लागू हुई 1835 में, जब उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें कहा था कि ये जो मदरसे वगैरह हैं इनको बंद कर देना चाहिए और नई शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो विलियम एडम की रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें 10 स्कूलों में शिक्षा प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी, यानी जो कंपनी ने उनको काम दिया उस कंपनी के दिए हुए काम के आधार पर एडम ने जो रिपोर्ट तैयार करके कंपनी को सौंपी, उस रिपोर्ट के आधार पर देखिए क्या कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं, यानी वो पाठशालाएँ जो पहले से चल रही हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र हैं जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी।
यानी एक एक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 20 से ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन वो छोटे छोटे केंद्र इतने ज़्यादा थे कि अगर सारी पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों को मिला लिया जाए तो उनकी कुल संख्या 20 लाख से ज़्यादा होगी। ये पाठशालाएँ संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएँ स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी, यानी कई पाठशालाएँ, कई विद्यालय, कई स्कूल ऐसे थे जिनको समाज के संपन्न लोग, जो धनी लोग थे, वे चला रहे थे। कुछ ऐसे थे जो स्थानीय समुदाय 3-4 लोगों ने मिलकर के, जैसे आज ट्रस्ट की कॉलेज स्कूल वगैरह होती है जिसमें 3-4 लोग मिलकर के किसी संस्था को चलाते हैं, और एक स्वयं गुरु के द्वारा, जैसे खुद ही हेडमास्टर होता है वैसे। तो शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फ़ीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच या कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों को हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। यानी कुल मिलाकर के ये सारी कमियां उन्होंने देखी, और कमियां नहीं कह सकते, आज की तकनीक में या अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति को लागू होने के बाद जो परिवर्तन आए वैसी चीज़ें उस समय नहीं थी। यहाँ ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है कि यह फ्रांसवा सोल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। ऊपर जो चित्र दिया गया है ये वाला, जिसमें पाठशालाओं में पढ़ते हुए बच्चों को दिखाया गया है। तो अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों को हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि पीरियड कब लगेगा, कब टेस्ट होंगे, ऐसे कुछ नहीं। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाँव में ही चलती थी, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। यानी जैसी जैसी व्यवस्था थी, जैसे अगर किसी समुदाय विशेष ने या कुछ लोगों ने मिल कर के स्कूल चलाई है, पाठशाला चलाई है, तो उन्होंने व्यवस्था अलग से कर रखी है। कोई गरीब गुरु है तो बरगद के पेड़ के नीचे भी पढ़ा रहा है, अपने घर पर पढ़ा रहा है। बच्चों की फ़ीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीर व्यक्ति को ज़्यादा और गरीब को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। यानी गुरु इस चीज़ का डिसीजन लेता था कि विद्यार्थी हैं या जो शिष्य हैं वो शिष्य किस विषय में रुचि रख रहे हैं या उनको किस विषय को पढ़ाने की आवश्यकता है, उसके आधार पर गुरु तय करता था कि आज उनको क्या पढ़ाया जाना है। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक ही जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। यानी जैसे मान लो अगर पहली से 5वीं तक के बच्चे या पहली से 5वीं तक पढ़ने लायक बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, तो पहली वाले बच्चों से गुरु उसी समय अलग से तरीके से बात करेगा, 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चे से अलग से तरीके से बात करेगा। इस तरह से शिक्षा व्यवस्था उस समय चल रही थी पाठशालाओं में। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है, क्योंकि यहाँ की आवश्यकताएं ऐसी थी, यहाँ के लोगों की दिनचर्या, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की शिक्षा तकनीक उस समय ऐसी थी कि उस तकनीक से ही पढ़ाया जाना उन्होंने सही पाया। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाना, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू होना, इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। यानी जैसे अप्रैल मई तक आते आते गेहूं की फसल कट जाती है तो उसके बाद छुट्टियां पड़ जाना, या फिर उस समय छुट्टियां पड़ जाना जब गेहूं की फसल काटी जा रही है, और उसके बाद अब जैसे इस समय कोई फसल नहीं बोई जाती तो इस समय बच्चे जो हैं वो वापस स्कूल चले जाएंगे। लेकिन अभी जो तकनीक चल रही है, अभी जो पद्धति चल रही है वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर आधारित तकनीक ही है या पद्धति ही है। नई दिनचर्या, नए नियम, क्योंकि जब नई शिक्षा पद्धति के तहत, नई तकनीक के तहत व्यवस्थाएं अपनाई गई तो नई दिनचर्या बनी और नए नियम बने। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। यानी जो छोटी छोटी पाठशालाएँ चल रही थी उनको वैसे ही चलने दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी कि रोज़ाना उनका इंस्पेक्शन होगा, एग्जामिनेशन होगा। ये सारी चीज़ें रोज़ रोज़ जब करेंगे तो नई शिक्षा पद्धति को अपनाने में
कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों की सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था, क्योंकि उनको पता था कि पहले से पंडित ही पढ़ा रहे हैं तो यही उन लोगों को शिक्षित कर सकते हैं या उनको समझा सकते हैं। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था, कि वहाँ जो अध्ययन का तरीका चल रहा है उसको बदला जाए, उसको सुधारा जाए। और ये काम या इस कार्य में अंग्रेज़ सरकार ने पंडितों को इसलिए चुना क्योंकि पंडितों पर भारतीयों का पूरा भरोसा था। तो ऐसे में पंडित अगर किसी तरह का परिवर्तन लाने के बारे में सिफारिश करेंगे या लोगों को समझाएंगे तो लोग उनकी बात को ज़्यादा आसानी से सुनेंगे। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी, कि साल भर बच्चे ने क्या पढ़ा उसका वार्षिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन होगा। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, फीस, नियमित रूप से कक्षा में आएँ, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे, सरकार उनको पैसा देने लगी। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। तो एक तरह से सरकार ने एक तरीका अपनाया कि ऐसे करने से हर गुरु या हर विद्यालय पाठशाला जो है वो इस तरीके को अपनाने में कोई नानुकुर नहीं करेगी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे, क्योंकि एक तरह से उन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और दूसरा बच्चे जब उनमें जाना बंद कर देंगे तो ऐसे में उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा सामने आया। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी कि अगर कोई बच्चा लेट आ सकता है तो उसको लेट बैठा लिया, या कोई बच्चा अगर खेती वगैरह करने जाता है, काम करने भी जाता है तो उसको जल्दी छोड़ दिया। इस तरह से नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएँ। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना ज़रूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता, ऐसा उस समय माना गया। यानी कंडीशन, उसकी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर वो विद्यालय नहीं आ रहा तो उस समय ऐसा माना गया कि बच्चा जो है वो खुद स्कूल नहीं आना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता है। यहाँ अरविंदो घोष के बारे में दिया गया है, जो उस समय की शिक्षाविद के रूप में ही थे हमारे सामने। इसमें लिखा हुआ अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। यानी इनके हिसाब से जो अंग्रेजी तरीका अपनाया जा रहा था वो सही था। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यानी इन्होंने अंग्रेजी के बजाय मातृभाषा को अहमियत दी ताकि हर कोई उसको समझ सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। यानी जो पश्चिम में हो रहा है उसका ज्ञान भी उनको होना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। यानी वही बात आई कि व्यवसाय उन्मुखी जो शिक्षा व्यवस्था है वो लागू होनी चाहिए, ताकि अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ देता तो वो अपने उस हाथ के हुनर पर, अपने अंदर जो टैलेंट है एक कमाई का, चाहे वो सिलाई जानता हो, चाहे कढ़ाई जानता हो, चाहे बुनाई जानता हो, चाहे कोई मोची का काम जानता हो, किसी भी तरह का कुछ भी काम मान लीजिए, तो वो अपना घर चलाने में सक्षम हो। ऐसी शिक्षा व्यवस्था की मांग अरविंदो घोष ने की। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की ज़रूरत पर जोर देने लगे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। यानी अगर हम भारतीय शिक्षा पद्धति को बदलकर पश्चिमी शिक्षा पद्धति को अपना लेते हैं तो भारत का आधुनिकीकरण हो जाएगा
भारत में भी नई तकनीकी आने लग जाएगी। उन्होंने अंग्रेज़ों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 9 में अगले आगे कुछ जो अध्याय आएंगे उनमें पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे जो उस शिक्षा का विरोध कर रहे थे। आइए देखिए उनका क्या कहना था, यानी जो महात्मा गांधी हैं और रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के बारे में क्या कहा। क्योंकि अरविंदो घोष ने तो ऊपर कहा कि ऐसी शिक्षा पद्धति अगर आती है भारत में तो भारत के लोगों को भी विश्व को जानने समझने का मौका मिलेगा, लेकिन अरविंद घोष की बात के बजाय महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, तो अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना दिया है। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। हीनता मतलब वो अपने आप को विदेशियों से कमज़ोर समझने लग गए थे। क्यों? क्योंकि जब वो नई तकनीक से सीख रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, हमारे देश में अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया, जैसा कि आज भी हो रहा है। आज भी अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है या उसको ज़्यादा इज्जत दी जाती है, और ठीक वैसा ही उस समय हुआ। और ऐसे ही उस समय जो लोग अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के आधार पर पढ़ रहे थे, और आज भी हमारा जो पहनावा है उस पहनावे को ही आप देख लीजिए, खान पान को देख लीजिए, हम विदेशी तरीके को अपनाते जा रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे हैं और वो उनको आज़ादी नहीं चाहिए। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेज़ों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, यानी उनका नई तकनीक से शिक्षा लेने में कोई नानुकुर नहीं था या कोई आनाकानी नहीं थी, लेकिन शिक्षा जो है वो भारतीय भाषा में दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी, क्योंकि साफ तौर पर मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति के लिए दुष्पेज जारी किया था उसमें उन्होंने कहा कि इस तरीके से अगर हम शिक्षा देंगे तो हमको बाबू, ऑफिसों में काम करने के लिए जो बाबू हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, लिपिक, क्लर्क जिसको हम कहते हैं, वो क्लर्क हमको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और हमको विदेशों से, अपने देश से नए क्लर्क बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग जब उस शिक्षा पद्धति के आधार पर शिक्षा ग्रहण करेंगे, अंग्रेजी में जब शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो उनको अपने आसपास रहने वाले लोग अजीब लगने लगेंगे, हीन लगने लगेंगे, बुरे लगने लगेंगे। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले, अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। यानी आपकी वार्षिक परीक्षा होगी तो आप वार्षिक परीक्षा पर ध्यान देकर के केवल अंकों पर आधारित शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, जीवन आधारित नहीं कि आपके जीवन में वो शिक्षा काम आएगी या नहीं। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती, यानी अक्षरों का ज्ञान हो जाना, पढ़ लिख लेना, पढ़ना लिखना आ जाना, यही शिक्षा नहीं होती है, बल्कि शिक्षा वो है
जिसको आप अपने जीवन में काम ले सके, जो आपके जीवन को सही बनाए। इसके लिए तो हम लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। यानी जो नई तकनीक है उसके बजाय अगर गांधी जी बता रहे हैं वैसा हम करें तो जो शिक्षा पद्धति है वो सफल सिद्ध हो जाएगी। महात्मा गांधी ने क्या लिखा है इस लेटर में देखिए। शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत। यानी साक्षरता जो है वो शिक्षा को ख़त्म नहीं करती कि आप साक्षर हो गए मतलब आपकी शिक्षा पूरी हो गई, और ना ही ऐसा है कि जब आप साक्षर होने लगते हैं तभी आपकी शिक्षा की शुरुआत होती है। शिक्षा सीखना होता है, सीखने को शिक्षा कहा गया है, न कि साक्षर होने को। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल दिखाऊंगा, सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा से ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए कि कोई अगर काम हो रहा है तो क्यों और किस लिए हो रहा है। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। फिर टैगोर का शांति निकेतन, चित्र 11 में शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है। 1930 का दशक है। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है क्योंकि ये खुले वातावरण में शिक्षा देने पर जोर देते थे। तो टैगोर का शांति निकेतन, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा, कोलकाता में स्थापित। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था और आज भी कई स्कूलों में ऐसा कई बच्चों के साथ होता है। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। और ऐसा ही क्लास में कई बच्चों के साथ होता है भी है कि जब तक उनको ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है तब तक वे उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, और जैसे ही वो वहाँ से आज़ाद होकर कॉलेज में पहुँचते हैं उसके बाद वो विकास करने लगते हैं, क्योंकि उनका मन वहाँ स्कूल में लगता ही नहीं है। वो उस ढंग से पढ़ना ही नहीं चाहते, वो खुले तौर पर पढ़ना चाहते हैं। तो ठीक वैसा ही टैगोर के साथ भी था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त रचनाशील हों, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए, कि बच्चा खुद करे और सीखे, उसका इंटरेस्ट, उसका मन जिस चीज़ में लग रहा है उस चीज़ पर ध्यान दे। वह अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता में 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल, शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा और विकसित कर सकते थे, बुद्धि। यानी उनका मानना यह था कि एक बच्चे को अगर खुली जगह पर शिक्षा दी जा रही है, ठीक ऐसा ही गांधी जी का भी मानना था, लेकिन वो स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने के ज़्यादा पक्षधर थे कि एक बच्चे को अगर खुली जगह पर शिक्षा दी जा रही है तो उसका मन शांत रहता है,
शांत कहने का मतलब ये नहीं कि उसकी रुचि नहीं है, शांत होने का मतलब कि उसका मन जो है वो इधर उधर की बातों से हट करके केवल पढ़ाई पर लगता है। और साथ में प्राकृतिक वातावरण में जब एक बच्चे को शिक्षा दी जाती है तो वो शांत चित्त होकर के उस पर एकाग्रता के साथ विचार करता है, सुनता है, समझता है। इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन को एक खुले वातावरण में स्थापित किया। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे कि भारतीय सभ्यता भी हो और पश्चिमी सभ्यता भी हो, दोनों का मिश्रण होना चाहिए। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। यानी उन्होंने टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी में भी आगे होना चाहिए। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि इसमें गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों की सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि बच्चे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है। इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। इसीलिए कई बार हमारे यहाँ पर नई शिक्षा पद्धतियाँ आती रही, जिसमें 1948 की भी है, 1968 की भी है, 1986 की भी है, उसके बाद अब लागू की गई 2020 की भी है। तो ये थी हमारी शिक्षा पद्धति के विषय में कुछ बातें जिनके बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा तकनीक जो है उस तकनीक को बदलने के लिए अंग्रेज़ों ने किस तरह के क्या क्या नियम अपनाए और सभ्य करने के लिए लोगों को उन्होंने नई शिक्षा पद्धति को अपनाने पर जोर दिया। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी इन दोनों ने इस शिक्षा पद्धति का विरोध भी किया। इसमें भी रविंद्रनाथ टैगोर ये चाहते थे कि मिला जुला रूप हो, जबकि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि नई भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा ज़्यादा होनी चाहिए, देशी भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में शिक्षा ज़्यादा दी जानी चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर 7 जिसका नाम था देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। इसके बाद अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इस क्लास से ज़रूर सहायता मिलेगी। आप जीके में इन वीडियोज़ को देख करके अपने आप को सक्षम बना पाएंगे। इसी तरह के वीडियोज़ में आगे लेकर के आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। फ़िलहाल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।